सांसद का चुनाव बिल्कुल अलग है, विधायक का चुनाव बिल्कुल अलग है, ठीक उसी तरीके से मेयर और पार्षद के चुनाव भी अलग है। 3 दिसंबर के नतीजे जो हैं वो इंडिया अलायंस का भविष्य तय करेंगे। देखिए, अखिलेश जी ने साफ कहा है कि बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। तो सिर्फ कांग्रेस चालू पार्टी नहीं है, पूरी राजनीति बहुत चालू है। जहां आपको सूट करता है वहां आप चेहरा बता देते हैं, जहां सूट नहीं करता है वहां आप चेहरा छुपा लेते हैं, मोदी का फेस आगे कर देते हैं। चमन बदला है, क्या बदला है? मुर्दे वही है, कफन बदला है। दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो गया है और बम्पर वोटिंग हुई दोनों राज्यों में। अब एक निश्चित बताना तो बहुत मुश्किल बात है कि कहां किसकी सरकार आ रही है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि यह बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत आखिर किस दिशा में ले जाएगा इन दोनों राज्यों को। कुलदीप जी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका है। राजस्थान में होना है, उसके लिए अभी समय है। तो कैसा देखते हैं इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को आप? देखिए, मैं जो मेरा मतलब पिछले 15 साल का मीडिया से अनुभव है जी, मैं इसको सत्ता में बदलाव के तौर पर देखता हूँ और पूरे देश में लगभग यही ट्रेंड भी रहा है। जी, जब भी मतदान का प्रतिशत बहुत 4 से 5% तक बढ़ता है तो उसको सत्ता में बदलाव के तौर पर ही देखा जाता है। जी, मतलब हर बार मतदान प्रतिशत जब बढ़ता है तो उसके बाद सत्ता बदलती है। जैसा कि 2018 में मध्य प्रदेश में अभी देखा था जब हाँ, वही मैं बताने वाला था आपको कि 2018 का पिछला चुनाव कमलनाथ की जीत जी, उसी का ही था। और 2003 में जब बीजेपी उमा भारती के नेतृत्व में सत्ता में आई उस दौरान भी बम्पर मतदान बढ़ा था। तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ लोगों को गुस्सा था, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद नहीं किया जा रहा था। 10 साल का उनका कार्यकाल बहुत खराब रहा था। तो उमा भारती ने 3/4% बहुमत से जीत हासिल की और तब से फिर बीजेपी वहाँ पर सत्ता में है। पर इस बार तो बीजेपी की दिशाहीनता के लिए नेतृत्व में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। शिवराज सिंह को लगता है कि इसके बाद मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी बनाना नहीं चाहती। तो नेता कौन? और नेता बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। जैसे कांग्रेस का बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे दिग्विजय कितना भी उछले या कोई और नेता कितना भी कोशिश कर ले, सबको पता है कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, फेस जो कहते हैं ना, फेस वैल्यू, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इस चुनाव में भी मुझे ऐसा लगता है कि जनता उस फेस वैल्यू के साथ जाएगी, क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो उनको मौका दिया कमलनाथ को, हालांकि बहुत बारीक था, वो 114 सीटें थी, पूरा बहुमत भी नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दे देंगे। जैसा कि हमने दिल्ली में भी देखा था कि जब केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़े तो उनको बहुमत से कम सीटें हैं, कांग्रेस का सपोर्ट लिया उन्होंने, सरकार में आए, फिर सरकार गिरा के जब दोबारा चुनाव में गए तो ऐतिहासिक सीटें जीती उन्होंने 67। और जनता ने पूरा ही दे दिया कि लो भाई तुम सरकार चला लो, तुम दिखाओ तो क्या बदलाव करोगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कमलनाथ को भी इस बार जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। एक चीज हमारी समझ से परे है कि दोनों राज्यों में, क्या राजस्थान में भी भाजपा जो है वो मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव में उतरी है। अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोनों राज्यों में इनके पास 2 बड़े चेहरे थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, लंबे समय तक कोई व्यक्ति रहता है तो जनता का एक स्वाद बदलने का एक स्वभाव होता है, लेकिन शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया। बीमारू राज्य से एक मतलब अच्छी सड़कें, बिजली की सुव्यवस्था, सारी चीजें काम शिवराज सिंह ने अच्छा किया। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी एक बड़े चेहरा हैं, लेकिन भाजपा ने इन दोनों नेताओं को बैकफुट में लेकर मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे जो है मोदी जी, उनको लेकर आई। ये रणनीति हमारी उनकी समझ में नहीं आई कि आखिर इस रणनीति का कारण क्या हो सकता है। रणनीति तो बहुत स्पष्ट है कि देश में सिर्फ बीजेपी का एक ही चेहरा होगा, वो होगा मोदी। अगला कोई बनेगा तो वो शाह होगा। कई बार ऐसा भी मीडिया में उछलता है कि वो योगी को भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े, वो शाह को चाहते हैं। लेकिन अब योगी तो योगी हैं, अभी युवा हैं, तेज तर्राक हैं, वो अपने दम पर बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं।
हाँ, इसमें उत्तर कोई प्रदेश की स्थिति में बहुत सुधार किया है। और ठीक ऐसा ही सुधार शिवराज सिंह ने वहाँ शुरू किया। सड़कें हों, गांव की कनेक्टिविटी हो, कानून व्यवस्था, जो हर राज्य का एक बहुत बड़ा मसला होता है। अगर आप कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे, लोग शाम के बाद सड़कों पर जाने से नहीं डरेंगे, जी, तो वहाँ खेती भी बढ़ेगी, वहाँ व्यापार भी बढ़ेगा, बिल्कुल लोग नौकरियाँ भी करेंगे, नई कंपनियाँ आएंगी, नई नौकरियाँ पैदा होंगी और किसी तरीके से वो तरक्की की ओर भागने लगेगा हो रहा है। तो कानून व्यवस्था वो पहला चरण होता है जब आप किसी भी जगह के विकास की नींव रखते हैं। बिल्कुल। हमको अगर ये भरोसा हो कि अगर हम रात को 10 बजे 11 बजे भी अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई लूट नहीं होगी, या किसी कारणवश हमें फैक्ट्री में रात को देर तक काम करना पड़ा और हम वहाँ से लौट रहे हैं तो कुछ होगा नहीं, सुरक्षित हैं। हमें अगर कोई मिलेगा तो वो पुलिस ही मिलेगी जी, इसके अलावा कोई बंदूक कट्टा और चाकूली आदमी नहीं मिलेगा। शिवराज ने वहाँ अच्छा किया। रमन भी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यही तो बीजेपी को समस्या होने लगी थी कि 15 साल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, ओबीसी हैं, रमन सिंह मुख्यमंत्री 15 साल, वो एक और टर्म में आते तो वो 20-20 साल 4-4 बार के मुख्यमंत्री हो जाते और वो मोदी के बराबर कद में खड़े हो जाते। जबकि मैं आपको बताऊं, इस समय जो एक छिछला सा कार्ड खेल रही है कांग्रेस, ओबीसी कार्ड, उसकी कार्ड शिवराज सिंह चौहान ने। एक अच्छा मुख्यमंत्री, बेदाग मुख्यमंत्री, अच्छा काम किया, जनता उसको पसंद करती है और वो ओबीसी समुदाय से हो जाते हैं। आपने जो अपना विचार रखा कि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का मतलब एंटी इनकम्बेंसी और पब्लिक बदलाव चाहती है। अभी सुबह में एक विश्लेषण सुन रहे थे तो उनका मानना ये था कि दोनों जगह सत्ता दोहराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से आ रही है और मध्य प्रदेश में भाजपा। उसमें चूंकि वो बात कर रहे थे कि पहले 15 दिन पहले जो सर्वे आ रहे थे तो उनमें भाजपा की टूट की बात हो रही थी कि भाजपा नेताओं में टूट है आपस में, वो आपस में ही संघर्ष करके और चुनाव हारेंगे। लेकिन टूट तो कांग्रेस में भी है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में संघर्ष है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात एक और है, इंडिया अलायंस जो बना था उसमें समाजवादी पार्टी थी, तो समाजवादी पार्टी ने भी कई जगह पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं और खासतौर से हमने पिछले वीडियो में अपने में बात की कि बुंदेलखंड क्षेत्र में खासतौर से जहां यादव बाहुल्य बेल्ट है तो वो वोट तो समाजवादी की तरफ जाएगा। तो समाजवादी जो फैक्टर है वो कितना इफेक्ट करता है कांग्रेस को? क्या समाजवादी फैक्टर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सकती है मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल सत्ता से तो बाहर करने की स्थिति में वो किसी को भी नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में वो लड़ते हैं जी, वहाँ अभी भी बीजेपी मजबूत है। और आप तो 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भाजपा बहुत कमजोर स्थिति में है, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जहाँ से वो आते हैं, और अभिजीत है, अभिजीत सांसद रहे हैं लगातार, तो वहाँ उनका बहुत प्रभाव है। तो उससे सटे हुए जिलों में भी कमलनाथ की सरकार गिराने का गुस्सा था और इस बार बीजेपी की हार होती है। इसके अलावा आश्चर्यजनक रूप से सिंधिया को लाने से जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होता दिख रहा है, उससे नुकसान ही है। यहाँ 2 बड़े नेता है, नरेंद्र सिंह तोमर, वही मैं बता नहीं रहा हूँ आपको कि यहाँ सिंधिया जी के आने से कोई खास फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो बहुत इस भिंड मुरैना रीजन में, वो ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत जो आता है पूरा रीजन, इसमें उन्होंने लगातार बीजेपी का विरोध किया है। बीजेपी उनका विरोध कर करके बीजेपी के कई नेता खड़े हुए हैं, जो सिर्फ इसलिए क्या है यार वो राजा साहब का विरोध कर रहे हैं, और नेता में दम है। आज स्थिति ये बन गई कि वो राजा साहब भी आ गए हैं, नेता तो पहले से ही। दूसरा, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि इन्होंने सांसद उतारे, इतनी दयनीय स्थिति बनती है। मान लीजिए एक बार को ये मान लेते हैं कि बीजेपी जीत जाती है, शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री रहते हैं, उस सरकार में कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग जो केंद्र मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हैं, अगर उनसे कहा जाता है कि आप शिवराज सिंह के अंडर रहिए, मंत्री के तौर पर काम करो प्रदेश के लिए, कितनी भयंकर गुटबाजी होगी, कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या गुजरेगी। ये ऊपर बैठी हुई पार्टी सोच ही नहीं रही, ऊपर बैठा हुआ नेतृत्व कभी सोच रहा है ये सब? वो तो कह रहे हैं हमारा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि सांसद था
बड़े एरिया से जीता था, उसको छोटे एरिया से लड़ाएंगे और जीत जाए। ये क्या तर्क होते हैं, कौन रखता है ये तर्क? जबकि हमेशा ये स्पष्ट है कि सेमीफाइनल वेमीफाइनल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। विधानसभा चुनाव का सांसदीय के चुनाव से कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी मतलब नहीं होता है। कोई सांसद अगर किसी बड़े एरिया से जीता है तो जरूरी नहीं है वो विधायक भी बन जाए। हमने एक उदाहरण देखा है कि अपने यहाँ प्रदीप जैन आदित्य सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी बन गए, फिर वो विधायकी का चुनाव भी हारे, यहाँ तक कि वो मेयर का भी चुनाव हार गए। अब आप इसको कैसे देखेंगे कि यार एक केंद्रीय मंत्री मेयर नहीं बन पाया? और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, कल को पार्षद ही लड़ेंगे वो भी हार जाएंगे, क्योंकि हर एक जगह की अपनी एक पॉलिसी होती है, एक नीति होती है। सांसद का चुनाव बिल्कुल अलग है, विधायक का चुनाव बिल्कुल अलग है, ठीक उसी तरीके से मेयर और पार्षद के चुनाव भी अलग है। ये जरूरी थोड़ी है कि आप जिस नजरिए से सोच रहे हैं पब्लिक उसी नजरिए से सोचे। बिल्कुल, इसका उल्टा इफेक्ट भी तो जा सकता है। उल्टा इफेक्ट होगा। आखिर ऐसी कौन सी कमजोरी आपके अंदर आई कि आपको इतने बड़े बड़े मठाधीश उतारने पड़े चुनाव में? ये भी तो है। भाई उन्हें तो भेजा ही इसीलिए गया था केंद्रीय राजनीति में, ताकि यहाँ मध्य प्रदेश में गुटबाजी बंद हो जाए। बिल्कुल भाई और क्या उद्देश्य था आपका नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह को वहाँ ले जाने का? कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलता है, वो कहते हैं यार मेरे लिए तो ये कोई मतलब बहुत छोटी बात है, हैं? मतलब आप उस आदमी की घमंड देखिए, तो उसको ये लग रहा है हमको टिकट देके कोई बहुत एहसान थोड़ा ना कर दिया, हमारी तो स्तर गिरा दिया। अब इनके नतीजे तो 3 दिसंबर ही तय करेगा, हम लोग तो एक सटीक तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 3 दिसंबर के परिणाम के साथ एक चीज और जो तय होगी, 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, वैसे तो अभी कोई इंडी फिंडी गठबंधन है नहीं, लेकिन भविष्य में अगर कोई संभावना बनी तो 3 दिसंबर के नतीजे जो हैं वो इंडी अलायंस का भविष्य तय करेंगे कि अब अगर इंडी अलायंस अस्तित्व में आता है तो वो इंडी अलायंस किस दिशा में जाएगा। देखिए अखिलेश जी ने साफ कहा है कि बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, तो सिर्फ कांग्रेस चालू पार्टी नहीं है, पूरी राजनीति बहुत चालू है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक लाभ देखे जाते हैं, दूरगामी परिणाम नहीं सोचे जाते कभी भी। अगर अभी चुनाव जीत रहे हैं तो जो जी में आए करो, फिर कोई किसी को स्पष्टीकरण नहीं देना है। जनता की इतनी औकात नहीं होती है कि वो अपने नेता से स्पष्टीकरण मांग सके। मुझे आप कहीं दिखा दीजिए कोई अपने विधायक सांसद या पार्षद से तक, मुझे नहीं पता मेरे इलाके का पार्षद कौन है, वो इधर कभी आया भी नहीं, कभी कोई नहीं मांगता। अगर मैं निश्चित तौर पे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ विधायक छोड़ रहा हूँ, सांसद भी छोड़ रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं, हालांकि हम ही ना चुनाए फिर भी टाइम नहीं। पार्षद के पास तो हो सकता है, हमारी भी तो मजबूरी है, इसका तो बहुत छोटा किसी किसी ना किसी नहीं है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा और अगर मैंने उसको कोई समस्या बता दी कि हमारे यहाँ मोहल्ले में ये है, गली में ये है, नाली या खड़ंजा कुछ भी मतलब थोड़ा, वो लड़ने लगेगा, वो मुझे किसी ना किसी पार्टी का एजेंट घोषित कर देगा, मतलब वो काम नहीं करेगा, वो मेरी सुनेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो यही होता है, यही होता रहेगा। तो साहब कुछ नहीं बदलेगा। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है, बीजेपी हार रही है, अपने कर्मों से हार रही है। बिल्कुल, एक अच्छा आदमी आपके पास था, लेकिन आपने उसके हारने के बाद उसको ना दोबारा नेतृत्व सौंपा और ना किसी और को सौंपा। भाई छोड़ो रमन सिंह को, किसी और को ही दे देते। बिल्कुल भाई उमा भारती ने चुनाव जिताया था, उमा भारती कहीं बाबूलाल गौर आए, आपने देखा बाबूलाल गौर तो बहुत ही खराब काम कर रहे हैं, आप शिवराज को लेके आए ना, और फिर शिवराज के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा, खूब बम्पर जीते आप, क्या दिक्कत हुई? वही हाल मध्य प्रदेश का भी है, यूपी का भी है, और क्या बोलते हैं अपने राजस्थान का भी है। आप चेहरा नहीं बताना चाहते, जहां आपको सूट करता है वहां आप चेहरा बता देते हैं, जहां सूट नहीं करता है वहां आप चेहरा छुपा देते हैं, मोदी का फेस आगे कर देते हैं। ये स्ट्रेटजी ठीक है, मतलब वही बात है, चुनाव मतलब जीतना है, जैसे जीतना हो वैसे। राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य चुनाव जीतना। तो साथियों, परिणाम क्या होने वाले हैं तो 3 दिसंबर की तारीख तय करेगी। सरकार किसी की भी आए, लेकिन निष्कर्ष के तौर पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि चमन बदला है, क्या बदला है? मुर्दे वही है, कफन बदला है। सरकार किसी की भी आए, नीतियां वही रहेंगी, कार्यप्रणाली उनकी, तुष्टीकरण, खुद का पोषण। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो सरकारें ऐसे ही चलती रहेंगी। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है सरकार किसी की भी रहे, लेकिन आपकी जागरूकता होना आवश्यक है, तभी कुछ सुधार हो पाएगा। नमस्कार।